3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा के एक फार्म हाउस पर एक कमरे के अंदर मल्टीपल स्क्रीन लगी थी। पूरे कमरे में खामोशी थी और उन स्क्रीन्स पर दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की निगाहें टिकी थी। वो अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ बड़े ध्यान से उन स्क्रीन को देख रहा था। वो इंसान था यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो लाइव मिलिट्री ऑपरेशन देख रहा था। हजारों माइल दूर वेनेजुएला की कैपिटल काराकास में 150 एयरक्राफ्ट के साथ यूएस स्पेशल फोर्सेस एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को घेर लेती है। इस बिल्डिंग के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ गहरी नींद में सो रहे थे। डेल्टा फोर्सेस बिल्डिंग के अंदर घुसती है और कुछ ही मिनटों में मादुरो और उनकी वाइफ दोनों को कैप्चर कर लेती है। सवाल ये है, आखिर ये हुआ क्यों? वेनेजुएला के पास ऑयल है, इसका पता 1922 में चलता है और 1929 आते आते वेनेजुएला वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन जाता है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा 303 बिलियन बैरल का रिजर्व है। और प्रॉब्लम भी यही है, 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक यूएस और वेनेजुएला के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग थे। ये सिचुएशन 1999 में बदली जब हुगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनते हैं। वो यूएस की अपने देश में प्रेजेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही सालों बाद चावेज खुद को सोशलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ना शुरू हो जाता है। 2006 तक यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बना रहता है, चाहे बात ऑयल एक्सपोर्ट की हो या जनरल एक्सपोर्ट की। 2006 में बायलैटरल ट्रेड में 36% का एक्सपेंशन होता है। 2007 तक यूएस वेनेजुएला से 40 बिलियन से ज्यादा का ऑयल इंपोर्ट करता है और दोनों देशों के बीच टोटल ट्रेड 50 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाता है। जबकि उन दिनों भी इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन खास अच्छे नहीं थे। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के साथ और वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट ट्रेड का मेजर हिस्सा होने की वजह से यूएस और वेनेजुएला के बीच बायलैटरल ट्रेड में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिसमें यूएस कंपनीज और वेनेजुएला गवर्नमेंट दोनों को बेनिफिट मिलता है। फिर भी मई 2006 को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 40A के तहत वेनेजुएला को डिफेंस आर्टिकल्स और सर्विसेज की सेल पर बैन लगा देता है, क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से एंटी टेररिज्म एफर्ट्स में कॉपरेशन की कमी पाई जाती है। चावेज 2007 में ऑयल इंडस्ट्री को फुल नेशनलाइज करते हैं। वो ओरिनोको बेल्ट में फॉरेन कंपनीज जैसे एक्सॉन मोबिल और कॉन्को फिलिप्स के जॉइंट वेंचर को एक्वायर करते हैं और एक स्टेट ओन्ड कंपनी पीडीवीएसए के फुल कंट्रोल में दे देते हैं। हालांकि नेशनलाइजेशन पहले ही 1976 में हो चुकी थी, लेकिन चावेज इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और स्टेट का कंट्रोल इस पर बढ़ा देते हैं, जिससे इंटरनेशनल कंपनीज को बाहर निकलना पड़ता है। अमेरिका की लगभग 70 से 80% रिफाइनरी वेनेजुएलियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए डिजाइन की गई थी। असल में वेनेजुएला का जो ऑयल निकलता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, जिसे रिफाइन करना बहुत टफ है। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और खर्च भी ज्यादा आता है। और जब से चावेज ऑयल को नेशनलाइज करते हैं तब से अमेरिकन कंपनीज को भारी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी रिफाइनरीज बंद होने लगती है, जिससे यूएस की इकोनॉमी पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। चावेज के इस कदम से अमेरिका और गुस्से में आ जाता है और वेनेजुएला पर कई और सारे सैंक्शन लगा देता है। रिलेशन और ज्यादा खराब तब हो गए जब सितंबर 2008 में वेनेजुएला वायलेंट और एंटी गवर्नमेंट ग्रुप के साथ कॉपरेशन का आरोप लगाते हुए यूएस एम्बेसडर को एक्सपेल कर देता है। चावेज के यूएस गवर्नमेंट के साथ पर्सनल डिस्प्यूट भी काफी रहे, जो कभी कभी पर्सनल लेवल तक पहुंच जाती थी। 2006 में यूएन में एक स्पीच के दौरान चावेज उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को द डेविल कह देते हैं, जो उसी पोडियम पर बोल रहे थे जहां पिछले दिन यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी थी, और क्लेम करते हैं इट स्टिल स्मेल्स ऑफ सल्फर। बाद में कमेंट करके कहते हैं कि बराक ओबामा शेयर द सेम स्टेंच। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दौरान 2009 में रिलेशन थोड़े इंप्रूव भी हुए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से धीरे धीरे खराब हो गए। साल 2013 में चावेज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बनते हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो के बारे में थोड़ा जानते हैं। 23 नवंबर 2062 को काराकास में इनका जन्म होता है। मादुरो ने अपना करियर बस ड्राइवर और लेबर यूनियन के लीडर के रूप में शुरू किया। बाद में वो हुगो चावेज के क्लोज एलाय बने और उनकी गवर्नमेंट में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाले, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, और फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने। 2013 में चावेज की डेथ के बाद मादुरो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बाद में इलेक्शन जीतकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने। वो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से जुड़े हुए हैं और चावेज की सोशलिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। फरवरी 2014 में ये 3 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को देश से निकाल देते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि वो उनके देश में वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद यूएस आग बबूला हो जाता है। मादुरो के रूल के दौरान वेनेजुएला को सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस,
हाइपर इन्फ्लामेशन, फूड और मेडिसिन शॉर्टेज और मास माइग्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2020 के बीच अमेरिका के सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला में मेडिसिन और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स को ना इंपोर्ट कर पाने की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अपोजिशन और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मादुरो पर ह्यूमन राइट वायोलेशन और अनफेयर इलेक्शन के आरोप भी लगाए। यूनाइटेड स्टेट और कुछ अन्य देशों के साथ मादुरो के रिलेशन टेंस रहे, जिसके चलते वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगे। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद मादुरो ने पावर पर बने रहने की कोशिश की। ये सारा खेल तेल के लिए हुआ। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा लगभग 303 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है, जिस पर अमेरिका की नजर सालों से है। 2019 में ट्रम्प के फर्स्ट टर्म के समय वेनेजुएला की कंपनी PDVSA के ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाता है, जो कभी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था। आज के समय में वो वर्ल्ड के ऑयल प्रोडक्शन का सिर्फ 0.8% ही निकाल पाता है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना था, जो लगभग 68% के करीब ऑयल इंपोर्ट करता था। अब वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल पर अब यूएस का कंट्रोल हो गया है। वेनेजुएला को कैप्चर करने की प्लानिंग स्टार्ट होती है और मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए जाते हैं। सितंबर 2025 में वेनेजुएला को कैरेबियन सी में अपने मैसिव डिस्ट्रॉयर शिप से घेरना शुरू किया जाता है और वेनेजुएला के पूरे नावल एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है। उसके नजदीक जो जहाज आते उनको या तो पकड़ा जाता या उन पर एयर स्ट्राइक होती, ये कह के कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा है या टेररिस्ट एक्टिविटी में मिला हुआ है। वेनेजुएला का सी रूट कुछ महीनों पहले ही ब्लॉक कर दिया गया और 2 जनवरी 2026 को 150 एयरक्राफ्ट के साथ एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करके, जिसमें निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये न्यूज बाहर आते ही मानो दुनिया में तहलका मच जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि वेनेजुएला को अब यूएस गवर्नमेंट चलाएगी। ऑयल कंपनीज वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करेगी और ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। असल में यूएस डेट में डूबा हुआ है, उसको चुकाने के लिए उसके पास कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है। वेनेजुएला पर कब्जा करके यूएस उसके ऑयल से अपना लगभग 50% डेट चुका सकता है, लेकिन वेनेजुएला के लोग इसे मानने से इनकार कर रहे हैं और अभी भी अपना लीडर मादुरो को मानने की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो अपने दुश्मनों को अपना नेबर नहीं बनने देगा। रशिया और चाइना यहाँ काफी एक्टिव थे। रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम, चाइनीज रडार नेटवर्क, इंटीग्रेटेड रशियन एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ डिप्लॉयड थे, पर फिर भी यूएस इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाता है। ऑयल पर कंट्रोल मतलब दुनिया पर कंट्रोल, डॉलर मजबूत, यूएस इकोनॉमी बूस्ट। यूएस पर जो कर्जा है उसे उतारने के लिए और पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए यूएस को पैसा चाहिए, नहीं तो यूएस इकोनॉमी डूब सकती है। इसीलिए यूएस अभी किसी की परवाह नहीं कर रहा है। वो सीधा धमकी दे रहा है कि जो उसके रास्ते में आएगा वो उसे अपने तरीके से निपटेगा। इसके बाद जो ट्रंप ने खुलकर ग्रीनलैंड पर कब्जे वाली बात बोली है, असल में ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। यूएस ने अपनी लगभग 40% टेरिटरी परचेज से हासिल की है। सबसे नोटेबल एग्जांपल है अलास्का और लुजियाना परचेज, जिसके बाद यूएस ने कई बार डेनमार्क से ग्रीनलैंड आइसलैंड को हासिल करने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन किसी भी अटेम्प्ट में वो सफल नहीं रहा। यूएस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ग्रीनलैंड एक्वायर करने पर इंटरनल डिस्कशन 1867, 1910, 1946, 1955, 2029 और 2025 में होती रही है, लेकिन बात कभी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई। इस एक्विजिशन को अमेरिकन सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट विलियम एच शेबार्ड और जेम्स एफ बर्नीज ने एडवोकेट किया था। वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर ने प्राइवेटली इसे सपोर्ट भी किया और बाद में तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार पब्लिकली इसे अनाउंस कर ही दिया कि यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। But one way or the other, we're going to have Greenland. 2029 में ट्रंप ने अपने पहले सेशन में ग्रीनलैंड को परचेज करने के अपने इंटेंशन को एसेंशियली अ रियल एस्टेट डील बताया था और 2026 के री-इलेक्शन के बाद इसे अपनी अमेरिकन एक्सपेंशन पॉलिसी का हिस्सा बताया। 2025 में ऑफिस संभालने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को इन्वेड या एनेक्स करने की धमकी दी, जो है तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन ही, लेकिन लॉ तो कमजोरों के लिए है। पावरफुल देश इसे कहाँ मानते हैं, जबकि ग्रीनलैंड गवर्नमेंट ने लगातार इस आइडिया को रिजेक्ट किया है और रिपीटेडली कहा है कि ग्रीनलैंड का फ्यूचर उसका अपना डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड यूएस के ओनरशिप या गवर्नेंस के अंडर नहीं आएगा। It's an integrated part of our country. ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ग्रीनलैंडिक और डेनिश अथॉरिटी ने पब्लिकली ग्रीनलैंड के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को एसर्ट किया है।
और कहा है कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है। of our country. It is not for sale. 85% ग्रीनलैंडर्स अमेरिकन टेक ओवर के आइडिया के अगेंस्ट हैं और कई डैनिश ग्रीनलैंड के साथ डैनिश नेशनल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. यूनाइटेड स्टेट काफी समय से ग्रीनलैंड को नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाइटल मानता आया है। अर्ली 20th सेंचुरी में वॉर प्लान में ग्रीनलैंड को फ्रेंच कैरेबियन आइसलैंड, डच एंटिल्स और प्रेजेंट डे कनाडा के कुछ पार्ट्स के साथ लिस्ट किया गया था, ताकि अगर यूएस पर किसी भी अटैक का थ्रेट हो तो उन एरियाज को प्री एम्प्टिवली सीज और फोर्टिफाई किया जा सके। आखिर ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में है और आर्कटिक फ्यूचर का पावर सेंटर बन रहा है, क्योंकि वहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे एक नया शिपिंग रूट तैयार हो रहा है। इस रूट की वजह से एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग रूट जो है वो काफी शॉर्ट हो जाएगा। अगर ग्रीनलैंड के पास इस रूट का कंट्रोल होगा तो वो पूरे ग्लोबल ट्रेड पर नजर रख सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा रीजन है रशिया और चाइना। रशिया ने आर्कटिक में मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जहां उसने अपने न्यूक्लियर मिसाइल लगा रखे हैं, ताकि जब कभी उस पर यूएस अटैक करे तो वो वहां से मिसाइल लॉन्च कर सके। और ग्रीनलैंड का नाटो का सदस्य होने की वजह से यूएस ने उस पे थुले स्पेस रडार बेस बना रखा है। रशिया अगर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करता है यूएस पर, तो यूएस को कुछ ही सेकंड में इसका पता चल जाएगा। अगर ग्रीनलैंड पर यूएस से पूरा कब्जा कर लेता है तो रशिया के अटैक करने से पहले ही यूएस उसके न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन दोनों को डिटेक्ट कर लेगा। अब बात करें चाइना की, तो चाइना रेयर मेटल्स का बॉस है और ग्रीनलैंड में भी यूरेनियम, लिथियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। अगर ग्रीनलैंड यूएस का तो ये भंडार भी उसका और चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म। इस तरह एक ग्रीनलैंड मिल जाने से यूएस की सारी टेंशन खत्म।